नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली चुनावी रैली का आगाज आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कर चुके हैं। बुलंदशहर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वर्तमान समय में यहां की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। पंचायत अध्यक्ष से लेकर सांसद भी बीजेपी से ही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने पूरब के वातावरण से पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव का शंखनाद बुलंदशहर से ही किया था और बीजेपी ने साल 2014 में पश्चिम की सभी 14 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी, जबकि 2019 में बीजेपी 7 सीटें हार गई थी। और इस बार चर्चा में राम मंदिर है और राम मंदिर को लेकर कल्याण सिंह के योगदान को विशेष रूप से याद किया जाएगा, जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में स्वर्गीय कल्याण सिंह का दबदबा कुछ ज्यादा ही है और जिसका फायदा उठाने की कोशिश भी अब उनके न रहने पर बीजेपी कर रही है। बुलंदशहर से शुरुआत कर जाट लाइन को साधना चाहती है बीजेपी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर में पहुंचे, जिसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कमल खिलाने का मंत्र भी दिया अपने कार्यकर्ताओं को। इस बार बीजेपी बिजनौर, नगीना, संभल, अमरोहा, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत सभी 14 सीटों पर फिर से जीत दर्ज करने का सपना लेकर उतरेगी। और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दरअसल कहा क्या कुछ, जरा वो सुनिए आप। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है। आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी
उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? तो देश को ताकतवर बनाना है तो यूपी को ताकतवर बनाना होगा, ये बात कही। और इसके साथ ही पुरानी सरकारों पर भी जमकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। क्या है सियासी मायने और आज के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुनावी जो माहौल को बनाने की कोशिश की है बीजेपी के पक्ष में, ऐसे में विपक्षी दलों की क्या कुछ तैयारी है समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। उमाशंकर पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुछ देर में मुकेश त्यागी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। उमाशंकर पांडे जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तो सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक वेस्ट यूपी के ये तमाम जिले कवर किए गए और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही राहुल गांधी की तरफ से। अगले महीने जब यूपी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो ये वेस्ट यूपी को भी कवर करेगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने ये बड़ी रैली कर क्या विपक्ष को एक बड़ा संदेश दिया है कि चुनौती बड़ी लंबी है और बड़ी कठिन है ये डगर? देखिए योगेश जी, डगर कठिन नहीं है, विपक्ष के लिए डगर आसान है और ये काम किया है स्वयं प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने तमाम जो वादे किए वो आज जनता के सामने एक्सपोज हो गए और इसीलिए आपने देखा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम अयोध्या में करके अपनी असफलताओं को उस राम जी के पीछे छिपाने की कोशिश की गई और देश की जनता, उसमें खास करके उत्तर प्रदेश की जनता इन चीजों से वाकिफ है पूरी तरीके से। वो रैली कर लें, रैली करने में प्रधानमंत्री जी माहिर है, वो मोदी की गारंटी के होर्डिंग्स लगवा दे, लेकिन उससे सच्चाई छिपने वाली नहीं है योगेश जी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या क्या वादे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश की जनता से किए थे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों का कर्ज माफ करके 90 दिन के अंदर और उससे आगे पेमेंट लेट होने पर उनको उसका ब्याज भी देने की बात इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखी थी। बाद में क्या हुआ? बाद में जब योगी जी गए तो उन्होंने कहा कि भाई गन्ना क्यों उगाते हो, गन्ना से तो डायबिटीज हो जाता है। ऐसे ही आलू के किसानों को उमाशंकर जी, लेकिन बीजेपी तो ये दावा भी कर रही है कि जितनी बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने मिलकर के जो गन्ना किसानों का भुगतान किया उससे ज्यादा तो वर्तमान की सरकार ने 5 सालों में कर दिया है। देखिए बात ये नहीं, बात ये है कि वादा क्या था, लिखा क्या था। आपने कहा था कि हम सरकार बनने पर 90 दिन के अंदर पूरा भुगतान कर देंगे और योगी जी का पूरा एक 5 साल का कार्यकाल भी निकल गया और दूसरा कार्यकाल भी आ गया। इसके आगे किसानों के लिए सिंचाई का जो साधन है, जो उन्होंने बिजली के मोटर लगा रखे हैं, वो बुंदेलखंड में भी, वो वेस्टर्न यूपी में भी, उसका जो एक 7.5 हॉर्स पावर का कांग्रेस पार्टी और अन्य सरकारों में जो चलता था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। उससे किसानों को भारी
बिल जमा करना पड़ता है बिजली का, उनकी लागत बढ़ गई। फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाई, 50 किलो की बोरी 45 किलो इन्होंने की। कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पर, टायर पर, तमाम कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाने वाली ये पहली सरकार है। और किस तरीके से किसानों को दबाने के लिए तरह तरह के कानून बनाने की भी कोशिश इन्होंने किया। बुंदेलखंड से तमाम बड़े वादे इन्होंने किए थे। इन्होंने बुंदेलखंड पैकेज की बात की थी, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। बुंदेलखंड के माध्यम से डिफेंस कॉरिडोर बनाने का वादा पिछली सरकार में मोदी जी ने किया था, आज तक वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया था, वो बनते ही पहली बारिश में 14 किलोमीटर तक धंस गई। तो ये तमाम, और मैं आपको स्पेसिफिकली बुलंदशहर, बुंदेलखंड, वेस्टर्न यूपी की ही बात कर रहा हूं। ठीक, और मैं उधर नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज इधर ही थे, इसलिए मैं बुलंदशहर और इससे जुड़ी हुई बातें ही कर रहा हूं। चलिए, इधर थे, तो इसके मायने क्या हुआ शंकर जी, वो भी समझ लेते हैं। हाँ, हमारे साथ वो जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। आवाज आ रही मुकेश त्यागी जी? जी, मुझे आ रही है। जी मुकेश त्यागी जी, आज की प्रधानमंत्री की रैली के मायने क्या? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल बुलंदशहर इसलिए चुना गया कि लकी माना जा रहा है, क्योंकि 14 में आगाज यहीं से किया गया तो 17 की 17 सीट, 14 की 14 सीटें जीत ली गई, और 19 में सहारनपुर चुना गया तो 7 सीटें हार गई बीजेपी मेरठ से। हाँ, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, समस्या ये है कि आप राम नाम का जप कर रहे हैं, देश भर में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं कि हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि जो वायदे किए थे 2014 में, 19 में, या उत्तर प्रदेश की सरकार 22 में बनने से पहले, तो वो तो वायदे पूरे ही नहीं किए गए, और उन्हीं वायदों को लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस जा रही है। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो ऐतिहासिक विजय हुई है वो प्रमाण देती है कि किस प्रकार से योगी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार को पूरी जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया है। क्योंकि ये ऐतिहासिक जो जीत हुई थी, लोगों ने कहा था कि इस बार शायद ये, तो आप अगर विकास की राजनीति नहीं करते योगी जी, और मोदी जी का जो समर्पण है उत्तर प्रदेश से, एक तो वो बनारस से सांसद हैं, दूसरा उन्होंने हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश से अपनी रैली शुरू की। अभी आपने खुद भी कहा 2014 में बुलंदशहर से, 2019 में मेरठ से, तो इनका जो एक समर्पण है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और वो ये भी समझते हैं कि दिल्ली राजधानी नजदीक है दिल्ली, और वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो पूरे देश के अंदर उसका वितरण होगा। अब आप देखिए, डीएफसी जो इन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो वहां पे खोला है, उसकी वजह से वहां की जो आर्थिक स्थिति उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है इसका अंदाजा है, क्योंकि वो वहां पे कोई समुद्र नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आप एक्सपोर्ट कर सके। और डिफेंस कॉरिडोर जो अभी कह रहे हैं वो नोएडा में खुला है, सिर्फ 2 ही खुले, उसमें नोएडा सबसे प्रथम उसमें है, जेवर एयरपोर्ट। अब आप देखिए कितनी स्थानीय लोगों को कितनी समस्या होती थी दिल्ली तक एयरपोर्ट पे आने के लिए। जेवर मैं समझता हूँ विश्व का एक सबसे आधुनिकरण एयरपोर्ट खुला है। हर जिले के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, हर एक को जल का नल प्राप्त किया जा रहा है, बिजली की व्यवस्था की गई है, सड़कों से जोड़ा जा रहा है, आवास का इंतजाम किया जा रहा है, घर घर में अनाज पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बेनिफिशियरी अकाउंट में भेजते थे और 25 पे पहुंचते राशन जो है वो इतना। मुकेश जी, आपकी आवाज कट रही है, आप आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं, तब तक कीर्तिनिधि पांडे जी का रुख करते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं, क्योंकि जिस गठबंधन का जिक्र किया जा रहा था वो गठबंधन का जो अंतिम रूप है वो भी अब लेता नजर नहीं आ रहा है, बिहार से अलग खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में अभी आप और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे की कोई परिकल्पना की ही नहीं जा सकती, केवल बैठकों का दौर ही लगातार जारी है बस। देखिए योगेश जी, चुनौती कोई नहीं है, गठबंधन है, गठबंधन में तमाम साथी हैं और तमाम साथियों को कोई दिक्कत होगा तो अपनी बात कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इन बातों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और सब एक साथ मिलकर के इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर, किसानों की चिंता है,
तो आपको याद होगा योगी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का सवाल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या हुआ? दुगनी हो पाई आय? हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। क्या 10 साल की सरकार में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल पाया? बहुत हुई महंगाई की बात। 400 का सिलेंडर बहुत महंगा था, उससे भी सस्ता करने की बात कर करके आज 1000 में सिलेंडर मिल रहा लोगों को। और पेट्रोल 60 रुपए में मिल रहा था 2014 में, जो अब 100 रुपए में मिल रहा है। इन महंगाई पे तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। और ये सवाल नहीं है योगेश जी, सवाल ये नहीं है कि किसानों का गन्ना का भुगतान हमारी सरकार से ज्यादा करें, हमारी सरकार से उत्पादन ज्यादा हुआ, गन्ना किसानों ने गन्ना ज्यादा दिया तो भुगतान ज्यादा पाया। लेकिन जो भुगतान 14 दिन में हो जाना चाहिए था, आज भी हजारों करोड़ रुपए लंबित है किसानों का, जो भुगतान नहीं हो पा रहा। और देखिए चुनाव का वक्त है, राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 400 में सिलेंडर देंगे। अब इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग भी, हो सकता है चुनाव आ गया 400 में सिलेंडर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिल जाए। कोई उत्तर प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना करके अपराध तो किया नहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए जब चुनाव आता है तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है, क्योंकि कई वादों को उन्होंने कह दिया कि तो जुमला था, तो ये जुमला फेंकने का जो सिलसिला और तेज होगा, ये इतना तेज होगा कि इसको कोई गिन नहीं पाएगा कितनी बात कहां कहां कही गई। कीर्तिनिधि पांडे जी, लेकिन ये सारी जो बातों को आप यहाँ पर कह रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के आप जनता के बीच में लगातार जाते रहे हैं, बावजूद इसकी जनता आपकी बातों को नहीं समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, तभी आपको सत्ता पर नहीं बिठा रही है। आपने कहा कि गठबंधन पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार से खबर आ रही है कि जो गठबंधन के सूत्रधार थे वो असेंबली हंग करने की पूरी कोशिश में, पूरी चर्चाएं चल रही, खबरें आ रही हैं। देखिए ऐसा है देखिए, गठबंधन के सूत्रधार राजनीति में किसी भी बात की कंप्लीट भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। संभावनाओं का खेल है राजनीति, संभावनाओं से जुड़ा हुआ। कल कौन हमारे साथ था वो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, कल कौन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में था वो आज हमारे खेमे में। ये संभावनाओं का खेल है, इसमें तो इधर का उधर, उधर का इधर चलता रहेगा, लेकिन मुद्दों पे तो राजनीति होगी। मैं जो सवाल खड़ा किया योगेश जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। आपके पास भी तमाम रिपोर्ट संख्या दुगनी हो पाई? क्या 2 करोड़ नौजवानों के हिसाब से 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल पाया? और रोजगार देंगे कहां? भारत सरकार की जितनी संस्थाएं, बीएसएनएल ठप, बीएसएनएल की तो कई कर्मचारियों की कॉलोनियां जिसमें कोई रहने वाला नहीं, बीएसएनएल बंद हो गया लगभग। रेलवे में निजीकरण की तरफ रेलवे तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ड्राई क्लीनिंग का सवाल हो, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉय का सवाल हो, चाहे खाने का जो सप्लाई होता है वो सब प्राइवेट एजेंसियां कर रही है। सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, निजीकरण की तरफ जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण का प्रदत्त अधिकार दिया उसको भी समाप्त करना चाहती है। क्योंकि बिहार में आरएसएस के संचालक ने कहा था कि आरक्षण पर पुनः विचार होना चाहिए और बिहार ने उसका जवाब दे दिया था। अब उसको दूसरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है और उसका एक सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने निकाला है कि पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया जाए। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण का सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन सवाल फिर आकर के वही खड़ा हो जाता है कीर्तिनिधि पांडे जी की ये मुद्दे आप उठा रहे हैं, आप पीडीए यात्रा भी निकाल रहे हैं, जो कि ये बुलंदशहर होते हुए सब पश्चिमी पूरा क्षेत्र आप कवर करेंगे, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाए पहुंचेंगे, लेकिन क्या जनता आपकी बातों को समझ पाएगी? और आप जो सवाल इतने खड़े किए हैं, मुकेश त्यागी जी लेते हैं, जवाब लेते हैं। मुकेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो पश्चिमी यूपी का जो किया जा रहा है यहाँ पर, तो कीर्तिनिधि पांडे जी ने कहा कि आपने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था कि 2022 में दोगुनी हो जाएगी। किसानों के जस के तस हालात बने हुए हैं, किसान आज भी धरना प्रदर्शन करने को लगातार मजबूर होते हैं, तो कैसे आप इस जाट लैंड को और किसानों के इस लैंड को जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, किस उम्मीद पर, कैसे आपके साथ आएगा? तो कि शायद इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि योगी जी ने 50 रुपए बढ़ाए थे जो स्टेट सपोर्ट प्राइस के ऊपर। पहले शायद 355 थे, अब 370 हुए हैं।
और भुगतान के लिए चीनी मिलों को बड़ी सख्त वो दी गई है निर्देश कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी चीनी मिलों के लाइसेंस को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो तमाम, अभी आपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुना, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो यूरिया था, जो 3,000 रुपए का बोरा मिलता था, वो अब 300 रुपए में मुहैया कराया जा रहा है। उस पर किस प्रकार से नीम का लेप लगा करके जो उसमें कालेबाजारी हो रही थी उस पर रोकथाम की गई है। किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे उनकी सिंचाई की व्यवस्था की जाए। तो इतना तो सब किसानों के प्रति जो समर्पण है, और यही वही कांग्रेस है जिन्होंने फार्म बिल्स को रोक करके इन्होंने पूरे देश को जो है अपने बंधक बना लिया था। तो ये जब आधुनिकीकरण होने की बात होती है, मुझे आप ये बताइए कि हमारे पास जो भंडार व्यवस्था है वो कितनी कमजोर थी। अब जब वो लोग कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उस जमाने में था जिस समय हमारे भंडारों की कमी थी, लेकिन आज हमारे पास जो जिस प्रकार से गेहूं, धान और तमाम प्रकार की फसलें बहुत बम्पर क्रॉप आ रही है, उनको रखने की क्या व्यवस्था होगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो वेयर हाउसेज थे उसके अंदर गेहूं सड़ जाता था। लेकिन आज भी तो किसान अपने एमएसपी को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। आप कह रहे हैं सिंचाई की व्यवस्था हो पाए। मुझे याद है जब 30-40 रुपए पर डीजल हुआ करता था, किसान को चाहिए सिंचाई के लिए डीजल, क्योंकि उसको जेनसेट चलाना है, इंजन चलाना है, तो वो डीजल से चलता है। डीजल आज 100 रुपए के पास पहुंच गया है। तो देखिए, एक बार बताइए कि जो ये कहते होंगे सबसे ज्यादा जो वेट है वो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर लगाया। आप देख लीजिए क्यों लगाया, अपने वेट क्यों नहीं कम किया। तो ये कहने की इनको भी राजस्व की आवश्यकता पड़ती है, और राजस्व एक ऐसी है, अगर आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो फिर आप कहते हैं आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया, बजट इंबैलेंस आ गया। हर तरीके से ये जो है आलोचना करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको उनको देखिए, बिजली भी उनको सस्ते दर पे दी जा रही है। आज बिजली की स्थिति है कि हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, सड़क पहुंच चुकी है, लोग एक घर में राशन पहुंच रहे हैं, तमाम इस प्रकार की केंद्रीय जिनके पे खर्चा होता था। आयुष्मान भारत जो है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है, क्रॉप इंश्योरेंस है, उनको खाद बीज इस प्रकार से सस्ते दामों में मुहैया कराया जा रहा है। तो तमाम तो चौतरफा विकास के लिए समर्पण है योगी जी और मोदी जी, और उसके बाद भी इनकी आलोचना कर रहे हैं। विकास की धारा बह रही है और आप आलोचना कर रहे हैं। एक बात और कह दूं, बस एक बात और कह दूं। देखिए, एमएसपी को लेकर के इन्होंने बहुत तमाशा किया। एमएसपी को कानून बनाइए, एमएसपी को कानून बनाइए। मुझे ये बताइए, एमएसपी को आपने कानून बनाया था या एमएसपी का कानून एग्जिस्ट करता था? कितने सालों से एमएसपी बिना कानून के चली है। तो अब आप कानून का झंडा लेकर खड़े हैं। तो दिक्कत यह है कि इनको बिना बात के कोई ना कोई मुद्दा ऐसा चाहिए जो कि जिस पर बखेड़ा खड़ा करते हैं। ठीक है, उमा शंकर पांडे जी। देखिए, ये किसान बिल की बात कर रहे हैं। शायद मुकेश जी भूल गए कि 1 साल तक वो धरना चला और 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तब जाके प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ था और वो जनता के सामने आकर रोते हुए उन्होंने माफी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। और उसके पहले इन्हीं किसानों को क्या क्या नहीं कहा था भाजपा के लोगों ने, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए आंसू बहाते हुए माफी मांग चुके हैं, आज उसको बैठकर मुकेश त्यागी जी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप बता दीजिए, या तो कानून का जामा पहना हुआ था एमएसपी ने? सुन लीजिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। सुनिए पहले आप बोलिएगा। दूसरा, जो अभी हमारे साथी कीर्तनिधि पांडे जी कह रहे थे, सपा के साथी, कि आपने कहा था 22 तक हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे, हर गरीब को घर दे देंगे, घर में नल रहेगा, नल में जल रहेगा। आज तक वो नहीं हो पाया। पीने का शुद्ध पानी उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां भी तमाम मोहल्ले ऐसे हैं कि आए दिन गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। ये स्थिति है राजधानी की। दूसरी बात, गन्ना किसानों की बात तो मैंने की ही, लेकिन वो चीनी मिलें जिसको इन्होंने बेचा, प्राइवेटाइज किया, उससे भी किसानों को नुकसान हुआ। बिजली की बात करें, सस्ती बिजली, योगेश जी इस फैक्ट को अभी चलती डिबेट चेक करा लीजिए। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। इतनी महंगी बिजली तो और कहीं नहीं है। और यहां पर आपकी डबल इंजन वाली सरकार भी है। आप मेडिकल कॉलेज का जा रहे हैं शिलान्यास करने, आप जेवर का
पिछले रेजीम में जो है जेवर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, आज तक उस पे जहाज उतरी नहीं, और अगर उतर गई है तो टिकट हम भी जाके ले बता दीजिए। आप हमको यहां जरा बता दीजिए मुकेश जी, अगर कोई बीमारी होती है तो वो कांग्रेस के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या भाजपा वाले में जाते हैं? मैं तो योगी जी को देखा था, वो टीका लगवाने, इंजेक्शन लगवाने गए थे कोई, तो वो कांग्रेस के बनाए हुए पीजीआई में गए थे। ठीक है, ये बड़े सवाल हैं उमाशंकर पांडे जी आपके पास भी, कीर्तिनिधि पांडे जी आपके पास भी, लेकिन इन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जवाब देती है और जनता के बीच में आप दोनों लोग किस तरीके से जाते हैं और उसका क्या लाभ मिलने वाला है, आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, समय का अभाव इसलिए यहीं पे हमें चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जाने लगी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी आगाज कर दिया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।